हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो पेपर तो पूरा कंप्लीट करके आते हैं और उनको पूरी फुल एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी रहेगी। पर जब रिजल्ट आता है तो रियलिटी कुछ और होती है और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि मैंने पेपर तो पूरा कंप्लीट किया था, पर मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए। तो अगर स्टूडेंट्स आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो में मैं सभी टिप्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो, अगर आपने पूरा पेपर किया है और आपको फुल एक्सपेक्टेशंस थी कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, पर जब रिजल्ट आया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ है। देखो, तो यहाँ से यही क्लियर है कि आपका जो पेपर करने का स्टाइल है, जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो पेपर अटेम्प्ट करने का, वो वैल्यूएबल या वो इफेक्टिव नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो इस वीडियो में हम वो सारे टिप्स करेंगे, वो कैसे फॉर्मेट कौन सा हमें रखना है पेपर के दौरान ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी फुल होती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट देखे जाते हैं। मुझे भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, पेपर करके आएंगे, वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है हमारा, मेरे तो 90s में मार्क्स आएंगे, पर जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चे 70s में रह जाते हैं। तो वो बहुत एक डीमोटिवेशन है बच्चों के लिए कि ऐसा क्यों है, मैंने तैयारी तो बहुत की है और पेपर भी किया है सारा, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पे मुझे यही लगता है कि वो बच्चे जो ऐसे हैं, उनका कहीं ना कहीं पेपर करने का, अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो ठीक नहीं है, वो इफेक्टिवली पेपर नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके मार्क्स जो हैं कम आते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सभी चीज़ें देखेंगे कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। तो हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम है, हमें जो आंसर शीट मिलती है, बोर्ड की आंसर शीट है, उसे समझना है। फिर हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं पेपर करने के लिए। फिर है, हमें अपनी हैंडराइटिंग भी सुधारनी है। फिर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवाइज करना है सभी पेपर जो आपने किया है, अटेम्प्ट कर लिया पेपर, लास्ट में आपको अपना सारा पेपर एक बार उससे गो थ्रू होना है कि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चले। तो ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि पेपर जो आंसर शीट आती है हमारी, वो एक पैटर्न मैंने यहाँ पे बना के लिखा है कि ऐसा पैटर्न होता है हमारा पेपर का, आंसर शीट का कहें। अगर अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो, अगर सब्जेक्टिव है तो देखो, उसका भी जो फर्स्ट पेज तो ऐसा ही है, आपको फिल करना होता है थोड़ा बहुत ओएमआर शीट के टाइप से। ये अगर नहीं भी है तो ये सभी चीजें होती हैं वहां पे, है ना। तो आपको क्या करना है, केयरफुली फिल करना है। सबसे पहला काम बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों की, खासकर अगर मैं बोलूं कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, वो पूरा पूरा दिन पढ़ते रहे और वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हैं, तो क्या करते हैं वो बच्चे, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो वो आंसर शीट के जो फर्स्ट, हमारे कहें कि आंसर शीट के कॉलम्स हैं जिन्हें उन्हें फिल करना है, जैसे हमें पता है रोल नंबर फिल करना है ना। तो वो बच्चे क्या है, वो चीज़ें कहते हैं कि चलो ये मैं बाद में कर लूँ, तो पहले मैं क्या है पेपर कर लूँ। या उनको ये है कि हमारे पास 3 आवर्स हैं, तो वो बहुत कम होने वाले हैं। नो डाउट 3 आवर्स जो है सफिशेंट तो हैं, पर अगर हम बीच बीच में ब्रेक्स ले रहे हैं तो आपका पेपर रह जाएगा। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि 3 आवर्स जो है बहुत कम लगते हैं हमें, अगर हमने सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वो बच्चे क्या है, कह लो कि जल्दबाजी में कई बार रोल नंबर गलत फिल कर देते हैं। तो देखो, जो रोल नंबर है आपका, यही आपका फर्स्ट की पॉइंट अगर कहें, अगर यहाँ पे आपने 1-2 डिजिट्स
आगे पीछे कर दिए फिल करने के टाइम, तो आपका तो यहीं पे खत्म, आप तो पहले ही आउट हो गए कंपटीशन से। ठीक है, तो हमेशा आप रिलैक्स होके पेपर को स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है आपने जल्दबाजी में रोल नंबर गलत फिल कर दिया, फिर आप क्या करते हो, जो इन्विजिलेटर है वहां पे टीचर है, आप उसके पास जाओगे, वो हो सकता है आपको डांट दें। ठीक है, तो आपके ऊपर उसका असर होगा, तो आपका पेपर नेचुरली थोड़ा सा आप वो कहोगे कि आपको थोड़ा सा फील होगा कि आपको ऐसे क्यों डांट दिया गया या आपसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इसकी वजह से आपको आधा पेपर तो आपकी वैसे ही इस चीज में निकल जाएगा, आपकी टेंशन है, स्ट्रेस हो जाएगा। तो इससे बेटर है, इन चीजों से बचना है तो आप अच्छे से रोल नंबर ही फिल कर लो, करेक्ट फॉर्म में फिल करो, क्या आपका सेट है पेपर का, वो सभी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ना अच्छे से करनी है, क्या कोड है पेपर का। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, तो आप इसे केयरफुली फिल करो। अदरवाइज आप कंपटीशन से पहले ही आउट हो चुके हो अगर आपने रोल नंबर गलत फिल किया है। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड देन फिल ऑल कॉलम्स। आपको सभी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, आपको वो सभी पहले रीड आउट करनी है। जो एग्जामिनर है वो भी आपको बताते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपको कोई चीज़ डाउटफुल लगती है तो आप पूछ लो, इरिस्पेक्टिवली कि आप खुद से गलत फिल करो, आप पूछ के फिल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बोर्ड आंसर शीट को समझना है, उसे तरीके से फिल करना है, देन नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका। सेकंड है, आपको अब जो स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है, आपको पेपर अटेम्प्ट करने का क्या फॉर्मेट लेना है। तो जब आपको देखो आंसर शीट मिल गई, आपको कैसे करना है, आपको एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है मार्जिन लाइन। देखो, कुछ बच्चे हैं वो लेफ्ट मार्जिन भी छोड़ेंगे, राइट मार्जिन भी छोड़ेंगे, और बहुत बड़ा बड़ा, जैसे अगर ये मेरे पास कोई शीट है तो वो इतना इतना तो मार्जिन ही छोड़ देंगे, तो बीच में यही स्पेस रहेगी, इसमें भी बहुत कह लो आप ऐसे लिखेंगे कि 2-3 लाइंस ही लिखी गई हैं वहां पे। तो ये चीजें क्या क्या इम्प्रेशन है इसका, जो आप एग्जामिनर जो है चेक करेगा, जो चेकर है उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन है कि बच्चे को पेपर नहीं आता। तो इसलिए बच्चे ने क्या है, बेफालतू की जो स्पेस है वो छोड़ रखी है। तो मेरी सुजेशन यही है, आप राइट मार्जिन चाहे मत छोड़ो। अगर मैथ्स का पेपर है तो नो डाउट आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखने हैं तो वहां पे आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपका लेफ्ट मार्जिन से काम चलता है तो आप लेफ्ट ही छोड़ो मार्जिन। वो भी किसके लिए होना चाहिए, आपको क्या है, क्वेश्चन का नंबर डालना होता है, आंसर लिखना है, ताकि आपकी जो है डिस्टिंक्शन हो पाए क्वेश्चंस में। अदरवाइज क्या है, अगर आप ये नहीं लिखते, सीधा लिखते जा रहे हो, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि पेपर में कोई क्वेश्चन अनचेक रह जाए आपका। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या है, एक क्वेश्चन के साथ ही दूसरा शुरू कर दें और क्वेश्चन नंबर डाला नहीं, या उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप भी इसे हाईलाइट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप किसी पेन आपके पास दो तरह के हैं, अगर ब्लैक है तो उसके साथ थोड़ा सा आप इसे ऐसे मतलब बोल्ड कर दो ताकि ये दिख जाए। ठीक है, तो अब ये हो गया, एक तो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट साइड पे, सफिशिएंट है, क्योंकि देखो पेपर बहुत लेंथी होता है, और अगर आप लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ के चलते हो तो बहुत से बच्चों के लिए लास्ट में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए स्पेस नहीं बचती। और आपको पता है ये जो शीट है आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली, जो बुकलेट मिली है उसी में आपको कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग से ही आप ऐसे चलो कि आपके पास कम शीट्स हैं, आप कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करो। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जितनी ज़्यादा मैं शीट्स फिल आउट करूँ, या मतलब इतना इतना मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा लिख दिया तो शायद मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कि मैंने तो 3-4 पेजेस भरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यूएबल चीज़ें जो आपने लिखी हैं, चाहे आपने 5 लाइंस में उसे कवर अप किया है, तो वो आपको मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, पर ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि मार्क्स कितने का पेपर में क्वेश्चन आया है। 2 मार्क्स है और आप एक एक दो दो पेजेस लिख रहे हो तो वो इररेलेवेंट है, आप उसे 2-3 लाइंस में कवर अप कर सकते हो। हाँ, 5 मार्क्स का है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, ये नहीं आप 3-4 लाइंस लिख के आ गए। नेक्स्ट आप क्या करो, आपके देखो पेपर में सेक्शंस होते हैं या आप कहीं यूनिट्स हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, वैसे मोस्टली सेक्शंस लिखे होते हैं। सेक्शन ए है या सेक्शन 1 है, 2 है। तो आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करना होता है कि फर्स्टली मैं सेक्शन ए ही अटेम्प्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप बी भी कर सकते हो, सी भी, पर आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। आप मिडल जो है आपके पेपर के मिडल में आप क्या करो, सेक्शन मेंशन कर दो कि मैं ये सेक्शन करने जा रही हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका मैं आंसर लिखूंगी, या क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको नीचे एक लाइन लगानी है, ये वाली लाइन, ठीक है। आपको ब्लैक पेन के साथ एक लाइन लगानी है ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है, आंसर आपने लिख दिया, अब आप नेक्स्ट शुरू करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको क्या है, जैसे आपने जो आंसर लिखा है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करो। ठीक है, कोई भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो, जैसे मैंने फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखी है तो वो आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखो, आपको एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको आपको दिखाना है कि ये चीज मैंने इसमें बहुत खास लिखी है, इसे देखो। ठीक है, आपको आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हैं वो फर्स्टली जब पेपर चेक करने के लिए टीचर उठाए तो उसका वहीं पे ध्यान जाए, तो आपने उसे अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपको मैं अब बताऊंगी कि अगर आपको डेफिनेशन पूछी गई है तो उसे आपको कैसे करना है। देखो, डेफिनेशन है फर्स्टली अगर पूछी है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर एग्जांपल ली है, तो उसको अंडरलाइन करके बताओ कि प्रेशर की ये डेफिनेशन है। ठीक है, सभी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद इसका क्या सिंबल है, ठीक है, जो भी सिंबल है आप उसको अलग से ऐसे लिखो, सिंबल है उसको अंडरलाइन कर दो। सिंबल इसके लिए ये यूज किया जाता है। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, तो ये एक डेफिनेशन लिखने का मेथड है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो जैसे है उसको एक पैराग्राफ टाइप बना के लिख दिया, दैट इज प्रेशर, राइट। फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर की लिख रही हूँ डेफिनेशन, तो उसको क्या हम सिंबल से यूज करेंगे, क्या यूनिट्स हैं, वो सारी चीजें वो स्किप कर देते हैं, या साथ में ही एक पैराग्राफ में जैसे यहाँ पे है इसी के साथ वहां पे आगे लिख देंगे कि ये चीजें हैं। तो वो वहां पे जो है टीचर के पास देखो 200 पेपर चेक होने के लिए आते हैं और उसके पास 7 डेज का कुछ टाइम है, तो उसको सभी पेपर्स चेक करने हैं। तो आपका पेपर ऐसा हो कि आपके पेपर के ऊपर ध्यान जाए। ठीक है, तो वो आपने खुद से नंबर लेने हैं कि आपके पेपर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपने लिखी हैं, उसके ऊपर फर्स्टली जो जो पेपर देखे उसका ध्यान जाए, इसलिए आपको अंडरलाइन करना है जो जो चीजें मेन हैं। आप क्या करें, सबसे पहले डेफिनेशन जो लिखी है उसे अंडरलाइन कीजिए, उसके जो सिंबल्स यूज होते हैं वो लिखें, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए, यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऑप्ट करनी है जब आप कोई डेफिनेशन लिखते हो। इसके बाद है, आपको देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायग्राम्स जो है ड्रॉ करनी है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि फिजिक्स का पेपर है या आप कहो साइंस का ही पेपर है, साइंस के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में डायग्राम्स अगर आप ड्रॉ नहीं करते तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आप देखो, ये नहीं है कि किसी टॉपिक में मैंने तो बुक में एक ही डायग्राम की थी, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि डायग्राम इस टॉपिक के साथ ये डायग्राम भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये आप अपने आप को कन्फाइंड मत किया करो कि इस टॉपिक में तो बुक में एक ही मेरे पास डायग्राम थी। तो आप ये देखो कि इस टॉपिक से रेलेवेंट मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया,
अब इस टॉपिक से रेलेवेंट मुझे 2-3 और डायग्राम्स भी लगती हैं कि इसमें कवर अप हो जाएंगी, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कह दिया तो हर एक टॉपिक में ऐसा होगा। ये जस्ट मैं एक हिंट दे रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बुक में एक ही बनी है डायग्राम इस टॉपिक के साथ रेलेवेंट, तो मुझे वही बनानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टॉपिक के साथ रेलेवेंट आप डायग्राम्स ड्रॉ करके, मतलब आप डायग्रामेटिकली अगर उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो वो डायग्राम लेबल्ड होनी चाहिए। लेबल्ड इन द सेंस आपको ये लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग एंड यूजेस। अब देखो लेबल्ड वर्ड लिखा है यहाँ पे, लेबल्ड चाहे ना भी लिखा हो, आपको लेबलिंग करनी है, आपको बताना है कि ये यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है, ये की है, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो वो क्या है, आपकी जो डायग्राम है अधूरी है। डायग्राम के मार्क्स तो मिलेंगे पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ड्रॉ करनी है डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप सोच लो उस टॉपिक के साथ रेलेवेंट अगर आप एक दो और डायग्राम्स जो है ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में आप नॉर्थ साउथ ऐसे लेके चलते हो पोल्स, फिर आप जब भी इसकी थ्योरी पढ़ते हो आपको पता चलता है कि इसके जो नॉर्थ साउथ पोल्स थोड़े से कर्व्ड होने चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये आप पहले कहो कि ये थ्योरी ऑप्ट की थी, इसके साथ आंसर्स नहीं बने, तो जब हमने कर्व्ड कर दिए तो हमारे जो है इक्वेशंस जो है सॉल्व होनी शुरू हुई। तो ये ऐसे आप डायग्राम्स रेलेवेंट जो है बना सकते हो, ताकि आपके मार्क्स, देखो आपका पेपर जो है बाकी बच्चों से अलग दिखेगा तभी आपके नंबर आएंगे। तो अलग तभी दिखेगा अगर आप कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो कर लोगे। एक एक बुक में डायग्राम दी है, वो तो सभी इंटेलिजेंट अगर बच्चे हैं वो तो सभी बना लेंगे, तो आपका कैसे अलग लगा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के उसमें कुछ नई डायग्राम्स जो उस टॉपिक के साथ रेलेवेंट है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी टॉपिक्स के साथ हो, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है तो आप वो ऐड कर लो। ठीक है। और जो भी डायग्राम बनाओगे वो कौन सी होनी चाहिए, लेबल्ड डायग्राम होनी चाहिए। फिर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, बाकी जरूरी नहीं 5 मार्क्स ही, बाकी क्वेश्चंस में भी देखो सभी, हर एक चीज जो भी पूछी गई है उसके मार्क्स हैं। जैसे यहीं पे डायग्राम है, डायग्राम के अलग से नंबर है, प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल के अलग से नंबर है, वर्किंग बोला गया है, वर्किंग के अलग से नंबर है, यहाँ पे यूजेस लिखे हैं, यूजेस के अलग से नंबर हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना देंगे, वो प्रिंसिपल भी लिख देंगे। उन्होंने प्रिंसिपल भी लिख दिया, बच्चों ने वर्किंग भी लिख दी। ठीक है। अब बच्चे के पास टाइम नहीं था या उसने जो है क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, उसने ये सभी चीज़ें लिख दी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो भी उस बच्चे को 3 मार्क्स मिले 5 में से, या 3.5 मिले। क्यों? या उसको 4 मिले, 5 में से 5 नहीं मिले। इसका मतलब है कि देखो एग्जामिनर जो है, जो टीचर चेक कर रहा है, उसको भी एक फॉर्मेट मिला है कि हर एक पार्ट का मार्क्स है। जैसे डायग्राम के, अगर मैंने सपोज एक यहाँ पे रफ आपको बता दूं, डायग्राम के 2 मार्क्स हैं, आपने डायग्राम बनाई, आपको 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है। प्रिंसिपल का 1 मार्क है, आपने प्रिंसिपल लिखा है, उसका 1 नंबर मिल गया। वर्किंग के सपोज 2 नंबर हैं, ठीक है, आपने वर्किंग लिखी, आपने बहुत अच्छी लिखी, आपको 2 नंबर मिल गए। तो टोटल क्या हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल गए, या जितने भी बनते हैं। यूजेस के अलग से नंबर है, सपोज इसका 1 नंबर था यूजेस का। ठीक है। तो अगर आपने यूजेस नहीं लिखे तो ये 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो आपको स्टेप मार्किंग है, ये ध्यान में रखना है कि हर एक चीज जो पूछी गई है, चाहे यूजेस में आप एक ही यूजेस लिख दो, एक ही यूज लिख दो, तब भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपने वो चीज छोड़ दी तो वो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी सारा आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो यही कारण है बच्चों को लगता है मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, ऐसी कोई एक आध मिस्टेक कर दी तो वो घर जाके सोचेंगे कि इसमें से तो मुझे 5 मार्क्स या जितने भी मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तो इसमें से मुझे पूरे मार्क्स आएंगे। पर होता क्या है, उसको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए। क्यों? क्योंकि उसने यूजेस नहीं लिखे थे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो जो चीजें पूछी हैं वो आप क्या करो, ये नहीं है कि आपने लिखा सारा है आप अंडरलाइन भी करो। पहले डायग्राम बनाई है तो आप डायग्राम लिख के उसको अंडरलाइन करोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, फिर आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अंडरलाइन करोगे, फिर आप वर्किंग लिखोगे, उसे अंडरलाइन करोगे, फिर आप यूजेस लिख रहे हो, यूजेस को भी आप अंडरलाइन करके फिर 1 नंबर यूज, 2 नंबर यूज। ठीक है। तो ऐसे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि आपको डेरिवेशंस जो आती हैं पेपर में, उनके प्रूफ जो है कैसे करने हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले रखी है यहाँ पे। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज आपको आ गई कि डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो आपको ग्राफिकली कहा है, चलो जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, बहुत ही पीसफुली आपको बहुत अच्छी राइटिंग में स्टार्ट करना है। आप पहले उस टॉपिक का नाम लिखोगे, ठीक है। उसकी थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन देनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देते। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपने ये नहीं बताया कि क्या आपने स्टार्ट क्या किया। बच्चे क्या करेंगे, सीधा आप बच्चे इस पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। बच्चों का मोस्टली क्या है, बच्चों ने मैथमेटिकल, मैं पहले भी कह रही हूँ कि फिजिक्स के पेपर को वो बच्चे समझते हैं मैथ्स का पेपर है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ये जो फिजिक्स इन्वॉल्व है इससे तो वो जीरो बना देंगे, वो सीधा यहाँ से शुरू करेंगे और सोचेंगे कि मुझे अगर ये 3 मार्क्स में आया है तो 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये फिजिक्स का पेपर है। तो आपने क्या मैथमेटिकल के अलावा फिजिक्स लिखी है उसके मार्क्स हैं। जैसे ग्राफिकली कहा है तो ये जो ग्राफ इन्वॉल्व है इसके भी तो मार्क्स हैं। ठीक है। आप सीधा यहाँ पे आ गए, इस पार्ट पे ये आपने ड्रॉ नहीं किया, तो फिर आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। आपने ये सारी फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, क्या आप बता रहे हो, वो आपने कुछ लिखा नहीं, आपने सीधा ये स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आपको 1.5 दे एग्जामिनर, 2 दे, ये डिपेंड, पर आपको 3 में से 3 या पूरे में से पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग आपने क्या है, इंट्रोडक्शन देनी है। आपने जो भी आपसे डेरिवेशन पूछी गई है उसकी इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आगे चलोगे। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। देखो न्यूमेरिकल जो है, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर आपको एम्फेसाइज ज़्यादा करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन, अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल आता है तो वो आप न्यूमेरिकल पोर्शन, कई बार आपको चॉइस दी होती है, एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है, और आपको चॉइस में क्या है, न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इसे प्रेफर कीजिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको जो न्यूमेरिकल की आपका एक तो टाइम कम लगेगा उसमें, ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, जो जो पूछा आपने बता दिया, एक तो टाइम कम कंज्यूम होगा, दूसरा आपको न्यूमेरिकल में मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। आपने एक, जैसे ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आपको आपका आंसर चाहे गलत भी आ गया, जैसे यहाँ पे 0.33 मोल है, अगर मैंने यहाँ पे 0.43 भी कर दिया तो भी उसका चल जाएगा, वो इतना नहीं है। सिर्फ आपका मेथड देखा जाएगा कि आपने फॉर्मूला सही लगाया है, आपने ये वैल्यूज फिल की, आपका चलो आंसर जो भी आ गया, वो वेरिएशन हो सकती है, कोई एक एक नंबर तो कोई भी नहीं काटेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको जो न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है ये,
ठीक है। आपको जो स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल में दिया होता है, ठीक है, 6 ग्राम्स ऑफ वाटर आपको दिए हैं जैसे यहाँ पे, तो आपको स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल की जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन डाटा है, वो लिखना है। गिवन डाटा अगर लिखा है उसका भी एक आधा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने फॉर्मूला लिख दिया, 1 नंबर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिर आपने कैलकुलेशन की है, 1 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स में होता है। स्टार्ट लास्ट में आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनके आपने यूनिट्स डाले हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 0.33, बस इतना लिख के आंसर आ गए, और घर जाके सोचेंगे मुझे 3 में से 3 मार्क्स आ गए, जितने भी सपोज मार्क्स का ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे यूनिट्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ है, कैसे मेजर की है, उसके यूनिट्स अगर लिखे हैं तभी पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ये छोटी छोटी आप जो है गलतियां करते हो, इसलिए आपकी परसेंटेज डाउन जाती है। नेक्स्ट है, अगर आपको पेपर में कंपैरिजन आ जाए तो कंपैरिजन कैसे लिखना है। कंपैरिजन को बेटा हमेशा आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म इन द सेंस आपको एक टेबल ड्रॉ करके ही लिखना है। जैसे आपको कंपैरिजन आ गया, कंपैरिजन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या कोई डिफरेंस आ गया लिखने के लिए, तो आपको हमेशा एक लाइन ड्रॉ करनी है उनके सेंटर में, और फिर कंपैरिजन या डिफरेंसेस को लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंसेस या कंपैरिजन लिखी है फ्रिक्शन की, तो बच्चे क्या करते हैं, एडवांटेजेस लिखेंगे, ठीक है, वो एक पैरा बना के लिख देंगे। फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, वो भी एक पैरा बना के लिख दिया। लिखी यही लाइंस हैं सपोज, तो एक एक साइड पे एग्जामिनर के पास ऐसे लिखा हुआ पेपर आ गया, एक साइड पे ऐसे लिखा है, तो आप बताओ किस में से मार्क्स ज्यादा आएंगे। लिखा वही कुछ है, क्योंकि देखो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है पेपर की तो आपके मार्क्स आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप प्रेजेंट अच्छे से करो तो जो आपने लिखा है वो दिखे, ना कि एग्जामिनर को उसके बीच घुस के पढ़ना पड़े। आप ऊपर करके लिखो उस चीज को जो आपको दिखानी है, ठीक है। तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में आपने कंपैरिजन को लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म जो आप लिखते हो उसको आप छोड़ दो, कोई भी चीज आपको पैराग्राफ में तो लिखनी ही नहीं है। आपको हमेशा ये पॉइंट्स में लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो। एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, अगर डिफरेंस की फॉर्म में पूछे गए हैं कंपैरिजन, वो तो बेस्ट ऑप्शन है, टेबल ड्रॉ करो। अगर आपको वैसे किसी चीज के एडवांटेजेस पूछे हैं तो पॉइंट्स बना के लिखिए, आप पैराग्राफ को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये बताया है हाउ टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स और यूजेस। किसी चीज की अगर प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, टाइप्स पूछे गए हैं, यूजेस पूछे गए हैं, तो वो मैंने अभी पीछे भी बताया, हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ आपको बना के नहीं लिखना। ऐसे आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो जैसे यहाँ पे है आपके पास थर्मोमीटर है, आपसे पूछा गया है डिफाइन थर्मोमीटर, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज को लिखिए। डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, या वैसे ही पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज लिखो इस चीज, किसी भी आपको ABCD कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्टिवली आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया, डेफिनेशन जो भी लिखी है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिखी है उसको आपने अंडरलाइन करना है। फिर आपने प्रॉपर्टीज जब लिखनी है तो प्रॉपर्टीज हमेशा आप पॉइंट्स में लिखोगे। तो ये कभी भी आप एक पैराग्राफ बना के मत लिखना, कुछ भी पेपर में लिखना है आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, आप पैराग्राफ बना के मत लिखो, ठीक है। कोई भी आपने जैसे यहाँ पे है थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप एक चीज ऐड करते हो, आप स्टार्टिंग लिखनी है सेकंड पॉइंट की, आप स्टार्टिंग में ना थर्मल एक्सपेंशन लिख दो। जो उस
पॉइंट में से आपको लगता है उसका मेन जिस पे फोकस है, तो वो आप लिख के उसको अंडरलाइन करो। फिर आप लिखो आगे लाइन, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे आपको जैसे यहाँ पे है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये आप लिख दो यहाँ पे गुड कंडक्टर या कंडक्टर लिख दो आप अकेला, जो आपको उसमें से लगता है कि मेन उस पे एम्फेसाइज है, तो कंडक्टर लिख के आप लिख दो कि थर्मोमीटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट लिखना है उसको उसमें से जो आपको मेन लग रहा है कि किसके ऊपर फोकस्ड है, वो आप लिख के उसको अंडरलाइन करके फिर आप कॉलन लगा के फिर लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है आपका कि हैंड राइटिंग जो है आपकी, उसका बहुत ही बड़ा रोल है आपके पेपर में। कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग इन योर पेपर इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो हैंड राइटिंग है, फर्स्ट इंप्रेशन आपकी हैंड राइटिंग ने डालना है। कई बच्चों ने पेपर में मटेरियल इतना नहीं होता, पर उनकी हैंड राइटिंग ही इतनी अच्छी होती है कि वो मार्क्स ले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है। एक बच्चा है, उसने हैंडराइटिंग जो है अच्छी नहीं की, पर उसने पेपर बहुत अच्छा, मतलब उसने सभी चीज़ें लिखी हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क्स फिर भी कम मिलेंगे। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, हैंडराइटिंग का ही पड़ता है कि आपने कैसा लिखा है। अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आपका जो है इम्प्रेशन अच्छा गया। फर्स्ट थिंग जो इम्प्रेस करेगी पेपर चेकर को, तो उसे यही लगेगा कि ये बच्चे का पेपर अच्छा होने वाला है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, नीट एंड क्लीन पेपर है, बहुत कम से कम कटिंग भी एक अवॉइड करो। पेपर में कटिंग नहीं करनी। जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं चॉइस के, तो आप पहले ही माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कि आप बाद में कहो अरे ये नहीं करना था, मुझे तो ये अटेम्प्ट करना था। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या है, पहले से ही अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि चॉइस वाले क्वेश्चंस में से मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। और बाद में ये ना हो कि आपको लगे कि अरे ये नहीं, मुझे तो ये अच्छे से आता था। अगर सपोज ऐसा हो भी गया है, आपको लगे कि मुझे ये नहीं करना था, चाहिए था सेकंड सेकंड वाला मुझे अच्छा आता है, तो आप ये दिमाग से निकाल दो। अब जो आपने शुरू कर लिया ना, आप उसी में अपना 100% दो, आप कटिंग मत करो। अगर आपकी एक आध लाइन की कटिंग है तो वो भी आप सिर्फ एक लाइन लगा दो उस पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे आप ऐसा ऐसा कुछ मत करो, ये आपको नहीं करना। ठीक है, अगर आपने एक पेज लिख लिया, दो पेज लिख लिए, अब आपको एनालाइज हुआ कि ये तो मुझे आता नहीं है, आपने लाइंस लगानी शुरू कर दी उसके ऊपर, तो ये अवॉइड कर दो। अगर आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया है, अब आप उसी में अपना 100% दो, चाहे आपको नेक्स्ट उसकी चॉइस वाला क्वेश्चन अच्छे से आता था। तो ये एक बैड इंप्रेशन है। लीस्ट कटिंग होनी चाहिए। पेपर जो है बैड हैंडराइटिंग में लिखा है, पर बहुत लिखा है, फिर भी आपके मार्क्स जो हैं कम होते हैं हैंडराइटिंग की वजह से। अब है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत बड़ा रोल है टाइम का। अगर आपके पास देखो क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास पेपर में, आपको क्या है सभी क्वेश्चंस को टाइम देना है। एक तो फर्स्ट जो चीज़ है, आपको वॉच ज़रूर लगा के जाना है। अपनी खुद की वॉच हो, आप ये नहीं कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो बार बार, क्योंकि वॉच का होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आपको टाइम डिवाइड करना है, डिवाइड योर टाइम। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने हाफ एन आवर में कर लेने हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको स्पीड अप करना है अपने आप को, अदरवाइज आपका पेपर रह जाएगा। सबसे पहले अगर आप ये स्ट्रेटेजी लो कि इजियर जो है 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के आते तो वो कर लो पहले। आपने ट्राई करना है कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, चाहे आपके पास टाइम कम भी रह रहा है, फिर भी आप ये मत करो। सपोज आपने पेपर शुरू कर दिया, आप करते गए, लास्ट में आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको
वो सारा टाइम एक ही क्वेश्चन को डिवोट नहीं करना, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चाहे आप दो दो तीन तीन लाइन्स ही लिख दो। ये मैं वो केस बता रही हूँ अगर आपके पास टाइम कम रह चुका है, अब क्या करें। तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज करके चलो, सभी पेपर को आप देख लो एक बार ना। आप जब घर पे तैयारी कर लेते हो पूरी आप, तो आपको पैटर्न तो पता है पेपर में 2 मार्क्स के कितने आने हैं क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के कितने हैं, 3 मार्क्स के कितने हैं, 5 मार्क्स के कितने हैं। तो एक माइंड में आप उसकी टाइम की मैनेजमेंट जो है पहले करके रखो कि मुझे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे, इसको मुझे हाफ एन आवर ही देना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो आप फिर उसके हिसाब से स्पीड अप करोगे अपने आप को। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको कितना टाइम देना है, ठीक है, 1 आवर देना है, कैसे करना है ये देखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको कितना टाइम देना है, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं, पर इस पे ज़्यादा मत फोकस करो। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो ये आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना। सपोज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप कहीं पे स्टक ऑफ हो गए, आपको वो क्वेश्चन भूल गया आंसर उसका, तो आप उसी पे टाइम वेस्ट ना करो। 5 मिनट्स आपने सोचा, आपको नहीं पता लगा, तो आप उसकी ना अप्रोक्सीमेटेड स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं कि आप 15-15 मिनट्स एक क्वेश्चन को सोचने बैठो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट में आपको, जब आपने पूरा पेपर कर लिया है, आपको उस पेपर को रिवीजन, उसको उसकी रिवीजन के लिए टाइम देना है। मतलब आपको गो थ्रू होना है उस पेपर से, रिवाइज करना है एटलीस्ट वंस। आपको क्या है, कई बार देखो हम पेपर कर रहे हैं, आप हफड़ा दफड़ी में कई बार क्या कर देते हो, कुछ पेपर आपका स्किप हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट स्किप करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते पेपर की। क्या होता है जब आप पेपर कर रहे हो, तो क्या है, आप कई बार क्या करते हो, कोई क्वेश्चन आपसे स्किप हो गया, या आपने कोई क्वेश्चन करते टाइम कुछ गलती कर दी, तो वो आप लिखते टाइम आपको नहीं पता चलता। कब पता चलता है, जब आप लास्ट में दोबारा अपने पेपर को खुद से इवेलुएट कर रहे हो, देख रहे हो। तो आपने 10 मिनट्स आप अपने पास बचा के रखने हैं दोबारा पेपर को पढ़ने के लिए। फिर आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मुझे अंडरलाइन करनी चाहिए थी, आप अंडरलाइन करोगे। ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था, ये मैंने लिखा नहीं है, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म है, मुझे अंडरलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट में 10 मिनट्स आपने जो है बचा के रखो। 10 नहीं बचते तो 5 तो आप एटलीस्ट बचा के रखो। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करते हो, तो आपका पेपर जो है उसमें मार्क्स भी आपके बढ़ेंगे, आपकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। तो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को दोबारा से भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस में और भी बहुत सी बनाई हुई हैं, जैसे फिजिक्स फोबिया है, अगर आपको डर लगता है फिजिक्स से, आपको कैसे मार्क्स इन्हांस करने हैं, तो ये सभी वीडियोस हैं। और भी ऐसे जर्नल टॉपिक्स में मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसके साथ आपकी जो है पेपर परसेंटेज आपकी इन्हांस होगी। आपकी जो छोटी छोटी आपकी गलतियां हैं जिसके कारण आपका पेपर में मार्क्स कम होते हैं, वो सभी चीज़ें मैं कवर अप कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।